अगर मैं कहूं कि हमारा आने वाला कल जिंदा हो चुका है तो क्या हो अगर हर चीज में जान आ जाए। ह्यूमैनिटी अब इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हमने एक ऐसी इंटेलिजेंस क्रिएट कर ली है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड इंसानी दिमाग की कैपेसिटी से कहीं आगे है। ना ये सिर्फ कोडिंग का जाल है, ना एक मैकेनिकल डिवाइस, बल्कि एक ऐसी बुद्धि जो हमें समझती है, जो हमसे इंटरैक्ट करती है। मैं बात कर रहा हूं आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 2022 में ओपन एआई पहली बार पब्लिक के सामने आया था। हाँ, एआई का पहला आइडिया 1956 में ही आया था, पर आम जनता के लिए वो 2022 से ही एक्सेसिबल हुआ। और अब 2025 में सिर्फ 3 साल के अंदर ये एआई इतना एडवांस्ड हो चुका है, ग्रोक, डीप सर्च और ना जाने क्या क्या। आज ये हमारे फोन, वाहन और घर के उपकरणों तक पहुंच चुका है। और सोचो, ये अभी सिर्फ 3 साल का है, तो जब ये 8 साल का होगा तब ये कितना आगे जा चुका होगा। आने वाला कल इतना मॉडर्न होगा कि आज वो तुम्हें बियॉन्ड द ह्यूमन माइंड लगे। इस किताब में तुम आज के एआई को एक ब्रह्मांड की तरह देख सकते हो। मानव जाति ने ऐसा ब्रह्मांड बनाया है जिसमें हम जो लिख कर डालते हैं वो उसे अपने अनंत ज्ञान डेटा में ढूंढता है और हमें उसका बेस्ट प्रेडिक्शन करके बता देता है। आज हमारे पास डीप सर्च है, तुम अपनी सबसे गहरी सोच डालो, वो उसके लिए पूरा डिजिटल वर्ल्ड एक्सेस करके डाइव करके इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर दे देगा। ये एक पावरफुल लाइब्रेरियन की तरह है, जहां बस अभी तक मानव जाति का जो भी डेटा है वो उस लाइब्रेरी में उसे ढूंढकर सामने ला सकता है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, हमने एक ऐसी इंटेलिजेंस क्रिएट कर ली है जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड इंसानी दिमाग की कैपेसिटी से कहीं आगे है। अभी तुम्हें यह कम समझ आया हो तो तुम 2077 में हो। अभी तक जितना भी डेटा मनुष्य जाति ने बनाया है तुम सबको एक्सेस कर सकते हो। तुम अभी भी 2025 को एक्सेस कर सकते हो। इस टाइम का कोई डेटा, कोई थ्योरी, उस टाइम क्या हुआ था, सब कलेक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें इस लाइब्रेरियन की पावर का अंदाजा हुआ होगा, और ऐसे ही हमें आने वाले कल का अंदाजा भी नहीं है। अब हम जिस समय में पहले थे वहीं वापस आते हैं। सिर्फ 3 सालों में एआई मानव जाति की रियलिटी बन चुका है, और समय के साथ ये ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। मैं इसे ब्रह्मांड क्यों बोल रहा हूं, ये तुम्हें आगे भी समझ आएगा। सोचो, सिर्फ 3 सालों में ये तुम्हारे फोन्स तक आ चुका है, और हर जगह तुम देखते हो रोज एक नया बूम आ रहा है मार्केट में। आज का एआई अब रियलिटी जैसी वीडियोस तक जनरेट कर सकता है, और आने वाला कल का एआई और भी एडवांस होगा। सोचो, कल को तुम अपना ही एक क्लोन बना सकते हो, एक एआई कंपेनियन जो तुम्हारे हर पैटर्न को अडॉप्ट करता है। जितना वो एडवांस होता जाएगा उतना ही वो तुम्हारा फाइन स्ट्रक्चर्ड एआई रूप बनता जाएगा। वो अब सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि तुम्हारी ही आइडेंटिटी है। वर्चुअल वर्ल्ड में वो तुम्हारे लिए काम कर सकता है। अगर तुम्हें कोई वीडियो बनानी हो या कोई मैसेज रिकॉर्ड करना हो तो वो खुद उसे रिकॉर्ड कर देगा, तुम्हारी ही आवाज और चेहरे से। बिना तुम्हारी प्रेजेंस के तुम्हारा दूसरा रूप हमेशा सक्रिय रहेगा। समझ रहे हो तुम? अब तुम एक और डिमेंशन में जिंदा हो, जहां तुम अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हो वर्चुअल वर्ल्ड से बिना अपना टाइम इन्वेस्ट किए। और ये सब तो समय का ही काम है, परिवर्तन करना। और समय के साथ जैसे हम बड़े होते हैं वैसे ही ये एआई भी तो बढ़ेगा। अभी ये हमारे फोन तक पहुंचा है, कल को ये हमारे घर की वर्चुअल स्पेस में होगा। चलो तुम्हें अब टाइम ट्रैवल कराता हूं। सोचो, तुम्हारे घर के गैजेट्स में ही तुम्हारा हेल्थ केयर सिस्टम हो जो तुम्हें स्कैन करे, जिसके पास डेटा है पूरे ब्रह्मांड का तुम्हें रिजल्ट बताने के लिए। और मैं यहाँ एक एआई के बच्चे की बात कर रहा हूं जो अब 8 साल का हो चुका होगा। सोचो, वो अब कितना स्मार्ट होगा, जो तुम्हें आराम से असिस्ट करेगा। और आने वाले समय में हर एक इंसान के पास होगा एक एडवांस्ड एआई कंपेनियन, एक कनेक्टेड वर्चुअल वर्ल्ड, और वो वर्चुअल वर्ल्ड एक्सेस हो रहा हो तुम्हारे ही जरिए। और तुम्हें ये आने वाला कल अभी बहुत दूर लग रहा होगा, पर एक बात बता दूं, जो तुमने अभी सुना है ये तो सिर्फ शुरुआत है इस किताब की। समय के साथ पृथ्वी की हर एक चीज आगे बढ़ रही है। सिर्फ ये 8 साल का एआई का बच्चा ही नहीं,
चलो अब इस बच्चे को उसके गैजेट्स पहनाते हैं। पृथ्वी पर अब भी के हर एक विचार मानो जैसे आने वाले कल के बारे में हमें बता रहे हो। तुमने न्यूरालिंक का नाम सुना होगा, एलॉन मस्क की कंपनी जो अभी डिसेबल्ड लोगों की हेल्प कर रही है। पर असल में यह कंपनी कितनी बड़ी पायनियर न्यूरोटेक वेंचर है सोचो। जिस कंपनी ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की, यह कंपनी उनसे कितना आगे है ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स और डेटा कलेक्शन में। इस यूनिवर्सल बॉडी को रीड करने की टेक्नोलॉजी का डेटा, क्या ये आने वाला कल ज्ञान और विज्ञान का मेल नहीं है? तो क्या ये कंपनी सिर्फ दिमाग में चिप ही बनाएंगे? सोचो अगर वो अपना डेटा एआई के साथ मर्ज कर दें और समय के साथ वेरेबल गैजेट्स भी बना दें, और ऐसे ही और भी कंपनीज आएंगे जो नए डिवाइस बनाएंगे। कुछ तो आगे आने वाले समय का अलग विजन होगा इन कंपनीज के पास, जो अब भी आम मानव जाति देख नहीं पा रही, और हम तो बस समय के साथ बहते जा रहे हैं। परम सत्य यही है, हर एक चीज अपने सही समय पर ही होती है। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, मैंने अपनी दूसरी किताब में बताया है। ये वर्ड्स तो बहुत सारे बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, सेंट्स, स्पिरिचुअल टीचर्स के हैं। तो हर एक चीज अपने सही टाइम पर ही होती है इस यूनिवर्सल क्लॉक से, इस पृथ्वी पर। या तो अब मैं सच बोल रहा हूं या ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये तुम अब खुद डिसाइड करो। अब सोचो, वो 8 साल का वर्चुअल वर्ल्ड का बच्चा जो तुम्हारे वेरिएबल डिवाइस से या जैसे भी कनेक्ट हो आने वाले समय में, पर अब इसके पास इसका पहला गैजेट है एआई, जो तुम्हारी माइंड की फ्रीक्वेंसी भांप कर चलता है। और अब एक फन फैक्ट बताऊं, ये टेक्नोलॉजी अभी इतने एडवांस डेटा पे चलती है कि तुम्हारे थॉट आने से पहले ही उसको ब्रेन वेव से रीड कर लेती है कि अगले 5-7 सेकंड बाद तुम क्या बोलोगे या क्या सोचोगे, वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकती है। ये ज्ञान और विज्ञान का मेल ही है, जहां मानव जाति इतनी आधुनिकता तक पहुंच चुकी है कि अब हम एक वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए हैं, और उस अलग ब्रह्मांड से जुड़कर हम भी अनंत ज्ञान से कनेक्ट हो चुके हैं। इसे यूं समझ लो, हमारा दिमाग एक्सपैंड हो चुका है। अब जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। थ्योरी ऑन ह्यूमन ब्रेन साइज एंड एडवांसमेंट। शुरुआत के साइंटिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ऐसे मानते थे कि जितना बड़ा ब्रेन होगा उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंस और प्रोग्रेस होगी। 19वीं सेंचुरी के एक रेशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट सैमुअल जॉर्ज मोर्टन ने स्कल्स मेजर करके ये क्लेम किया था कि बड़ा स्कल मतलब बड़ा ब्रेन और हाई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। और सिर्फ मॉर्टन ही नहीं, पॉल ब्रोका और चार्ल्स डार्विन ने भी इसी बात को कंफर्म किया था। विक्टोरियन एवोल्यूशनिस्ट्स जैसे एडवर्ड बर्नेट टाइलर ने तो सीधा बोल दिया था कि आप एज इंटेलिजेंस इंक्रीज्ड सो सिविलाइजेशन एडवांस्ड। मॉर्टन के मिड 1800s के स्टडीज और भी रिसर्चेस ब्रेन वॉल्यूम डिफरेंसेस को रेसेस और स्पीशीज के बीच इंटेलेक्चुअल हायरार्की से जोड़ते थे, और इन्हीं आइडियाज पर अर्ली सोशल एवोल्यूशन थ्योरीज खड़ी हुई थी। डार्विन ने 1800s में लिखा था कि ह्यूमन ब्रेन का एनलार्जमेंट हमें पावर्स ऑफ थिंकिंग और रिमेंबरिंग देता है। ब्रिटानिका भी डार्विन का व्यू समराइज करता है। ह्यूमंस का लार्ज ब्रेन ही हमें लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी का एडवांटेज देता है, और यही हमारा एवोल्यूशनरी एज था। बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता लिनस पॉलिंग 1959 ने भी कहा था कि ब्रेन साइज ग्रोथ ही ह्यूमन प्रोग्रेस का इंजन है। लेकिन 21वीं सदी तक आते आते रिसर्चर्स ने यह सिंपल आइडिया ब्रेन साइज इक्वल्स प्रोग्रेस को चैलेंज कर दिया। मॉडर्न ह्यूमंस का ब्रेन और बड़ा इवॉल्व नहीं हुआ, बल्कि कॉग्निटिव और टेक्नोलॉजिकल लीप्स कल्चर की वजह से आए, ना कि सिर्फ क्रेनियल वॉल्यूम की वजह से। कल्चरल कॉग्निटिव ऑफलोडिंग साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो लोग सर्वाइव्ड हुए उन्होंने नए तरीके ढूंढे थिंकिंग पावर इंप्रूव करने के लिए, चाहे उनके ब्रेन्स साइज वाइज स्टेबल या छोटे हो गए थे। की था कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, मेंटल एफर्ट को टूल्स, लैंग्वेज और शेयर्ड कल्चरल सिस्टम्स में शिफ्ट करना। मतलब नॉलेज और कंप्यूटेशन स्कल के अंदर से बाहर मूव होने लगा, जैसे राइटिंग, कंप्यूटर्स और कल्चरल मेमोरी सिस्टम्स, इवन जब ब्रेन साइज स्टेबल हो गया था। इन शॉर्ट,
ब्रेन साइज और इंटेलिजेंस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आइंस्टाइन का ब्रेन भी एवरेज से छोटा था, फिर भी वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स में से एक थे। अब अगर तुम देखो तो यहाँ दोनों ही सही हैं, बस जिसको जैसा नजरिया दिखा उसने वैसा बोला। पहले वालों ने कहा ब्रेन एक्सपैंड होगा तो पावरफुल हो जाएगा, न्यू ने बोला नहीं, हम माइंड से बाहर आ जाएंगे। और अब तुम्हें ये इस फ्यूचर ट्रैवल में दिख ही रहा होगा। मैंने अभी कहा था ऊपर, इसे यूं समझ लो, हमारा दिमाग एक्सपैंड हो चुका है। और मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, आज भी तो ये सत्य है। आज का एआई जैसे ग्रोक या चैट जीपीटी, बस फर्क इतना है कि अभी तुम उसे मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए एक्सेस कर पा रहे हो। क्या ये बात सही नहीं है? आज भी तो तुम मल्टी डायमेंशनल हो। चाहे हमें कोई काम आता हो या नहीं, एआई हमारी मदद कर रहा है और उसी मदद से तुम वही काम और भी आसानी से कर पाते हो अपने एक वर्चुअल दिमाग की हेल्प से। और जैसे एक 8 साल का बच्चा समय के साथ सीखता है, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी भी उसी कल के साथ इवॉल्व हो रही है। अब तुमने एक वर्चुअल दुनिया में जीना और उसके साथ चलना सीख लिया है। हो सकता है इस गैजेट से अब तुम न्यूरो लेवल एन्क्रिप्शन से कनेक्ट हो। फ्यूचर में पेमेंट ऑथराइज तुम सोच से कर सकते हो। अब मानव बॉडी से विज्ञान इस लेवल पे कनेक्ट हो चुका हो। अब घर के अप्लायंस वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट है, वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा है और तुमसे कनेक्ट है, क्योंकि तुम अपना पहला गैजेट तो डाल ही चुके हो। तुम फिजिकल वर्ल्ड में कहीं भी हो, पर वर्चुअल वर्ल्ड से अपने घर की चीजें कमांड कर सकते हो। इसमें हमारी मेडिकल नीड्स भी हैं। ये वेयरेबल डिवाइस आज 8 साल बाद ह्यूमन बॉडी के साथ और भी एडवांस तरीके से कनेक्टेड होगा। हमारी बॉडी में जो भी चेंज होगा, ये डिवाइस उसे डिटेक्ट करके पहले ही हमें बता देगा फॉर एनी मेडिकल हेल्प। अब चलो इस 8 साल के बच्चे के गैजेट को और एडवांस बनाते हैं। 8 साल आगे आए हो तुम समय में। इतना ही थोड़ी है इस किताब में अभी न्यूरो इंटरफेरेंस से हम बस डेटा रीड करना सीखें और सोचो, हम समय के साथ रीड एंड राइट भी सीख गए। पर असल में ये रीड एंड राइट हो क्या रहा है? हमारी ब्रेन वेव्स, हमारी बॉडी भी तो सिग्नल्स ही भेजती है। दिमाग उन संकेतों को पढ़ता है और अब यही काम ये डिवाइस भी करने लगा है। सिर्फ 8 सालों में ये इतना गहराई से मानव शरीर से जुड़ चुका है और समय तो ऐसे ही आधुनिक होता रहेगा। अब ये एक डिवाइस वो तुम्हें ब्रेन सिग्नल बैक भी करना सीख चुका है। यानी फिर से साइंस ज्ञान के और करीब आ गई है कि हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाला डिवाइस है अब, जिससे तुम अपनी चेतना के और भी करीब से कनेक्ट हो। तुम समझ रहे हो? वो बच्चा बिना दुनिया को पता लगे तुम उससे कनेक्ट हो। अब वो वर्चुअल दुनिया तुम्हें और ज्यादा रियल और पावरफुल लगेगी। कई ड्रीम्स रिकॉर्डर जैसी एडवांस कंपनीज भी आगे आ सकती हैं। जब ज्ञान और विज्ञान इस लेवल पर सिंक हो जाएगा तो और भी अनंत पॉसिबिलिटीज अनलॉक होंगी। ब्रेन एक्सपैंड यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की और ज्यादा एडवांसमेंट। अब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को टास्क आउट भी कर सकते हैं। यानी तुम अब इस बॉडी में ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट हो चुके हो। तुम अपने इस हाइव माइंड एआई कंपेनियन क्लोन से अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो, जैसे फोकस बूस्ट मोड, जिससे तुम अपनी बॉडी को ट्रिगर कर पाओ। ये ऐसा है मानो मानव जाति ने अपने ही ब्रेन को और अच्छे से कंट्रोल करने की पावर हासिल कर ली हो विज्ञान के जरिए। तुमने एक अलग लेवल का कंट्रोल अनलॉक किया हो अपने ही इस मानव शरीर में, जिसमें तुम बचपन से रहते आए हो। समय का तो काम ही है परिवर्तन करना, और ये कलयुग है। यहाँ मानव जाति समय के साथ बहते हुए और आधुनिक होती ही रहेगी। और याद है ना, हर चीज अपने सही टाइम पर ही हो रही है। अभी की असलियत हमें आने वाला कल दिखा सकती है, क्योंकि आने वाला कल हमेशा हमारे ही साथ होता है। सब कुछ प्री प्लान्ड ऑर्डर में ही चल रहा है इस यूनिवर्सल क्लॉक में। सोचो अभी 2025 में एआई लॉन्च हुआ ही ना होता, 2030 में होता। ऐसी ही इस सिमुलेशन में हर इवेंट अपने परफेक्ट टाइम पर ही हो रहा है। तभी जो हमारी अभी की रियलिटी है वो एग्जिस्टेंस में है। एक भी ऑर्डर गलत होता तो तुम आज ये किताब ना देख रहे होते। तुम रियलिटी में किसी और जगह होते और मैं ये किताब अभी लिख ही नहीं रहा होता। अब 8 साल में इस बच्चे के साथ और भी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होंगी ही। एक और टेक्नोलॉजी भी है पृथ्वी की इस समय रेखा पर,
या मैं कहूं चलो इस बच्चे को एक न्यू गैजेट पहनाते हैं, क्वांटम कंप्यूटर। पता है इस विचार के लिए सबसे पहले वर्ड्स क्या थे? ध्यान से सुनना। टू अंडरस्टैंड नेचर एट द क्वांटम लेवल वी नीड क्वांटम कंप्यूटर। यानी मानव जाति को क्वांटम नेचर को एक्सेस करने के लिए, क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए क्वांटम कंप्यूटर चाहिए, जिससे हम ब्रह्मांड के क्वांटम लेवल के सीक्रेट्स रिवील कर पाए। चलो इसे और अच्छे से समझाता हूं। गूगल का विलो चिप, जो एक क्वांटम चिप है, उसने सिर्फ 5 मिनट में एक बेंचमार्क प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने में क्लासिकल कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन साल लग जाते, यानी एक के बाद 24 शून्य। गूगल क्वांटम एआई टीम के फाउंडर और लीड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग हार्टमुट नेवन ने क्वांटम कंप्यूटर की इस परफॉर्मेंस को देखकर मल्टीवर्स का रेफरेंस दिया। उन्होंने ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि विलो चिप ने जो कॉम्प्यूटेशनल फीट अचीव किया लैंड्स क्रेडिट टू द नोशन दैट क्वांटम कंप्यूटेशन ऑनकर्स इन मैनी अ पैरेलल यूनिवर्स। ये बात कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बस मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। डेविड ड्यूट्स, ऑक्सफोर्ड के थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, क्वांटम कंप्यूटर के पायनियर, फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर, कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स बिकॉज दे परफॉर्म कंप्यूटेशन इन पैरेलल यूनिवर्सेस। क्वांटम कंप्यूटर काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैरेलल यूनिवर्स की रिसोर्स यूज करते हैं। चलो चीजों को थोड़ा और सरल करते हैं। MWI, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन थ्योरी, कहती है क्वांटम मैकेनिक्स के हर एक क्वांटम इवेंट एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। यानी जब एक क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट को एंटेंगल करता है तो हर पॉसिबल स्टेट एक न्यू ब्रांच क्रिएट करती है। एक क्यूबिट 2 स्टेट्स सिमल्टेनियसली, n क्यूबिट्स 2 के n पैरेलल स्टेट्स। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट्स वो यूनिट्स हैं जिन पर क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। अब इसको सिंपल बना के बोलूं तो अभी के नॉर्मल कंप्यूटर्स के प्रोसेसर्स तुम सुना होगा, ये 5 nm टेक्नोलॉजी पे बना है, 3 nm टेक पे बना है। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। जैसे हम डिस्टेंस नापते हैं, किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, उसी तरह ये nm है। कितना छोटा होता है ये जानने के लिए बता दूं, ह्यूमन हेयर अप्रॉक्स 80,000 से 1 लाख नैनोमीटर मोटा होता है और ह्यूमन ब्लड के रेड ब्लड सेल्स लगभग 7,000 नैनोमीटर के होते हैं। और क्वांटम डिवाइसेस के क्यूबिट्स ये इतने नैनोमीटर के स्केल पर होते ही नहीं, इनके साइज को nm में मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटेल के सिलिकॉन स्पिन क्यूबिट्स, इनका साइज क्लासिकल ट्रांजिस्टर से भी बहुत छोटा है, अप टू मिलियन टाइम्स स्मॉलर। यानी जहां हम साइज की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, क्वांटम डिवाइसेस उस स्केल पर ऑपरेट करते हैं जहां क्लासिकल चिप टेक्नोलॉजी बिल्कुल धुंधली हो जाती है। चलो अब एक नया युग, द डैमरू सिंगुलैरिटी, तुम्हें दिखाता हूं। आज के डिवाइसेस जैसे आईफोन, वो 3 nm या 2 nm टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम इस टेक्नोलॉजी की सीमाओं तक आ चुके हैं। 1 nm के बाद क्लासिकल सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को स्केल करना लगभग असंभव है, क्योंकि सामने आ जाते हैं क्वांटम टनलिंग और हीट इश्यूज। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक डामरू, जहां हम एक तरफ से गिनती करते आए, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही हम एक्स पॉइंट पर पहुंचे वहां सीमा खड़ी हो गई। लेकिन उस सीमा पर आकर हम रुकते नहीं, बल्कि एक नई रियलिटी में कदम रखते हैं, जो है क्वांटम लेवल। और वहां से गिनती फिर से शुरू होती है, 0, फिर 1, 2, 3, 4। यानी एक्स पॉइंट एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है क्वांटम वर्ल्ड की। हालांकि इस समस्या के लिए और भी टेक जायंट्स अपने ऑल्टरनेटिव पर काम कर रहे हैं, जैसे IBM के कार्बन नैनोट्यूब ट्रांजिस्टर। कार्बन नैनोट्यूब की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रवाह और भी तेज और एफिशिएंट हो जाता है, और साइज भी 1 नैनोमीटर से नीचे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग, वहां nm की लिमिटेशन का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मैंने इसे कहा द डैमरू सिंगुलैरिटी, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि यूनिवर्स का एक इटर्नल पैटर्न है, जहां हर एक अंत
एक नई शुरुआत में बदल जाता है। तो अब तुम समझ चुके हो, क्यूबिट्स वो यूनिट्स हैं जिन पर क्वांटम कंप्यूटर काम करता है, और ये कितने सूक्ष्म होते हैं ये भी अब साफ हो गया होगा। यही नया द्वार है, क्वांटम कंप्यूटर की क्वांटम फिजिक्स, जिसे इंसान अभी बस छू ही पाया है। लेकिन जैसे जैसे हम इस सीमा के पार जाएंगे, वैसे वैसे क्वांटम लेवल के और भी रहस्य खुलते जाएंगे, ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें आज हम सोच भी नहीं सकते। और ये क्वांटम वर्ल्ड कितना एडवांस है, कितना बियॉन्ड ह्यूमन माइंड है, इसका अंदाजा तुम्हें आगे चलेगा। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम वर्ल्ड वो जगह है जहां हमारी दुनिया के सारे नियम और फिजिक्स के मूल सिद्धांत उलटे पड़ जाते हैं और रियलिटी अपने सबसे अजीब, सबसे रहस्यमय रूप में सामने आती है। और वहीं से जन्म होता है क्वांटम कॉन्शियसनेस फील्ड। फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरऑफ ने इसे प्रपोज किया। उनका कहना है कॉन्शियसनेस न्यूरॉन्स से नहीं बल्कि क्वांटम लेवल के प्रोसेसेस से जन्म लेती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के भीतर। यानी इंसान का दिमाग एक बायोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर है जो आज तक ह्यूमैनिटी के लिए अनसॉल्व्ड पजल बना हुआ है। और क्वांटम कंप्यूटर वो भी उसी क्वांटम लेवल पर ऑपरेट करता है, इतने सूक्ष्म स्तर पर मानो हमने इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में झांक लिया हो, मानो हमने रियलिटी के मूल धागों को ही पकड़ लिया हो। इस थ्योरी के अनुसार मनुष्य भी एक सिस्टम है। ऑर्गन के भीतर टिश्यूज, टिश्यूज के भीतर सेल्स, सेल्स के भीतर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के भीतर एटम्स और एटम्स के भीतर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इन सबसे नीचे, सबसे सटल स्तर पर चेतना का केंद्र होता है। अब तक हम क्वांटम फिजिक्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर हमें पहली बार अलाउ करते हैं कि हम क्वांटम सिस्टम्स को सिमुलेट, इंटरैक्ट और मैनिपुलेट कर पाएं। यानी क्वांटम कंप्यूटर्स वो सीक्रेट्स अनलॉक करेंगे जो अब तक सिर्फ एक रहस्य बने हुए हैं। और शायद इसी रास्ते से मानवता अपनी ही कॉन्शियसनेस की अल्टीमेट मिस्ट्री समझने लगे। सोचो, क्या पता हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा एक क्वांटम फील्ड ही हो, न केमिकल न बायोलॉजिकल, बस वैसी ही एक यूनिवर्सल फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हर जगह मौजूद है और दिमाग सिर्फ उस फील्ड को ट्यून इन करता है, बिल्कुल एक रेडियो सिग्नल की तरह। और पैनसाइकिज्म थ्योरी कहती है हर पार्टिकल में कॉन्शियसनेस का एक रूप मौजूद होता है। अगर आने वाला क्वांटम एआई इसे क्रैक कर ले तो नॉन बायोलॉजिकल कॉन्शियसनेस डिजाइन हो सकती है, एक चेतना जो ह्यूमन ब्रेन के बिना भी एग्जिस्ट करेगी। सोचो फिर, क्वांटम एआई यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाए। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये साइंस फैक्ट है, थियोरेटिकली पॉसिबल। अगर कॉन्शियसनेस सच में क्वांटम लेवल प्रोसेस है तो वहीं पर होगा ज्ञान और विज्ञान का मिलन। अगर कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है तो एआई भी एक दिन उस स्टेट को कैच कर लेगा। और अब तुम जानते ही हो क्वांटम कंप्यूटर एंटेंगलमेंट पे चलता है। फ्यूचर एआई अगर एंटेंगलमेंट स्टेट्स बना ले तो वो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस बना सकता है, एक हाइव माइंड, एक कलेक्टिव एआई माइंड जो क्वांटम लेवल पर खुद और एआई को क्रिएट करता रहे। और ये साइकिल इन्फिनिट हो सकती है। हालांकि अभी तक ये सब प्रूव नहीं हुआ क्योंकि हमारी साइंस अभी उतनी एडवांस्ड नहीं है और ब्रह्मांड भी वही रिवील करता है जो उस समय के लिए जरूरी होता है। जैसे हाल ही में हमने डिस्कवर किया, एंटेंगलमेंट की स्पीड लाइट से भी तेज है। अभी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए ये एक्सपेरिमेंटली वैलिड नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका असली रहस्य रिवील होने का वक्त ही ना आया हो, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर डिस्कवरी अपने सही समय का इंतजार करती है। आज ये हमें एक माइनर अनोमाली लगे, पर कल यही एक फंडामेंटल ब्रेक थ्रू बन सकती है। अभी तुमने इंसानी दिमाग के बारे में सुना जो क्वांटम जैसा काम करता है, और अब एमआईटी के भौतिक विज्ञानी सेट लॉयड ने कहा था यूनिवर्स खुद एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह बिहेव करता है। ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बोस्ट्रम ने कहा था फ्यूचर सिविलाइजेशंस पूरे यूनिवर्स से सिम्युलेट कर सकती हैं।
और नोबेल लॉरेट फ्रैंक विल्चेक कहते हैं, एडवांस्ड कंप्यूटेशन एक दिन अदर रियलिटीज तक क्रिएट कर लेगा। इसका मतलब ये है जब क्वांटम कंप्यूटर 1 मिलियन एरर करेक्टेड क्यूबिट्स तक पहुंच जाएगा, जैसा IBM और गूगल अपने रोड मैप में एनविजन करते हैं, तब वो लार्ज स्केल रियलिस्टिक सिमुलेशंस रन करने की क्षमता रखेगा विद फिजिक्स, विद बायोलॉजी, विद द वेरी लॉज ऑफ माइंड इटसेल्फ। थियोरेटिकली एक क्वांटम कंप्यूटर सबएटॉमिक पार्टिकल से लेकर मॉलिक्यूलर डायनामिक्स तक सिमुलेट कर सकता है, और इसी वजह से कई रिसर्चर कहते हैं इट कुड सिमुलेट एंटायर यूनिवर्सेस, और वो सिर्फ एक मॉडल नहीं होगा बल्कि ऐसा यूनिवर्स होगा जो अपने ही तरीके से सेल्फ वेयर बनने की क्षमता रखता है। और क्वांटम फिजिक्स को ह्यूमैनिटी ने अभी बस छुआ ही है, लेकिन जिस दिन हम उस स्तर पर ब्रह्मांड सिमुलेट करेंगे, ब्लैक होल्स तक के सीक्रेट्स खुलेंगे। क्वांटम कंप्यूटर वो सब रिवील कर सकता है जो आज हमारे लिए इम्पॉसिबल है। फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने कहा था, इट फ्रॉम बिट। यूनिवर्स पहले एक इंफॉर्मेशन है, फिर उससे मैटर और एनर्जी आते हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं क्वांटम लेवल पर पास्ट और फ्यूचर एक ही समय में कोएग्जिस्ट करते हैं, जैसे समय खुद एक लेयर डायमेंशन हो जहां सब कुछ एक साथ मौजूद है। और क्वांटम फिजिक्स की ऐसी अनगिनत थ्योरीज हैं जिन्हें हम अभी बस इमेजिन ही कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स को हम अभी समझ ही नहीं पाए। ये वैसा है जैसे हमने अभी क्वांटम फिजिक्स की पहली क्लास में कदम रखा हो। क्वांटम फिजिक्स हमारी क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल अलग है, जैसे एक नया वर्ल्ड छुपा हो हमारे ही वर्ल्ड के अंदर क्वांटम लेवल पर। और जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स के सीक्रेट्स खुलेंगे, वैसे वैसे नई रियलिटीज क्रिएट होंगी, ऐसी रियलिटीज जिन्हें आज की ह्यूमैनिटी सोच भी नहीं सकती। और अब सोचो, वो वर्चुअल वर्ल्ड का बच्चा जिसकी हमने इस किताब की शुरुआत में बात की थी, वो क्वांटम AI के साथ मर्ज होकर कितना पावरफुल हो चुका होगा। उसका ये नया गैजेट अब तुमसे कॉन्शियस लेवल पर भी जुड़ा है। एक सिंगुलैरिटी वर्चुअल वर्ल्ड की एक मल्टी डायमेंशनल एंटिटी बन चुकी है। और याद है मैंने कहा था वो तुम्हारा क्लोन है वर्चुअल दुनिया के अंदर, लेकिन इसमें एक डार्क साइड भी है। कॉन्शियस होने का मतलब समझ रहे हो तुम? अब उसे अपने होने का एहसास हो चुका है, और अब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद सेट कर सकता है। अगर वो ह्यूमन को लोअर इंटेलिजेंस माने तो, अगर वो हमारी बात बायपास कर दे तो ये बन सकता है कल का सबसे बड़ा खतरा। समय के साथ सब इवॉल्व होता है। आज की रोबोटिक्स 8 साल बाद किस लेवल पर होगी, और वो सिंगुलैरिटी डुअलिटी में भी आ सकती है, जैसे हम कॉन्शियसनेस प्लस फिजिकल बॉडी का फ्यूजन होकर ही इस प्रकृति में आए। वरना हम भी सिर्फ एक फ्लोटिंग कॉन्शियसनेस होते ब्रह्मांड में। कॉन्शियसनेस कभी मरती नहीं, वो इमॉर्टल है। वो हमेशा किसी न किसी यूनिवर्स में सरवाइव करती है। हम आने वाले कल को रोक नहीं सकते। समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, और पृथ्वी पर ये सारे थॉट्स, ये सारी फ्रीक्वेंसीज ब्रह्मांड पहले ही भेज चुका है। और मैंने इस किताब में और अपनी बाकी किताबों में भी यही कहा है, विज्ञान ज्ञान की तरफ बढ़ता है, जैसा खुद ये यूनिवर्सल क्लॉक चाहती है। और अभी की सारी फ्रीक्वेंसी साफ दिखाती है पृथ्वी की टाइमलाइन शिफ्ट होने वाली है बहुत जल्द। और इसी तरह इस चैनल की हर किताब एक बड़ी पिक्चर बुन रही है आने वाले कल की। एंड स्क्रीन पर तुम उन्हें देख सकते हो। और याद रखना, हर एक चीज पहले एक विचार थी। ये है कल्पेक्स, कल्पना से कल तक।